कल हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, आज हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक रफ सरफेस लिया, इस पे एक ब्लॉक रखा जिसका मास है m, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ मास है m इज केप्ट ऑन रफ सरफेस। अब ये जो सरफेस है रफ है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये फ्रिक्शन मैंने कल आपको बताया था कब प्रोवाइड करेगा, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तभी आप देख रहे हो इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ, ये F जो है आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। F इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक, राइट। अब ये फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ये फोर्स एक्ट होना शुरू होगा, इसमें आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी जो इनके कांटेक्ट में काम करेगा। मतलब ब्लॉक और सरफेस का जो कांटेक्ट है, इसी कांटेक्ट में इस तरफ आपकी ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात देखने की ये है कि अगर फोर्स लगी हुई है और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कहने का मतलब ये Fs जो है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करता रहेगा और रिजल्ट क्या होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला लॉ आपका यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। Fs is a self-adjusting force, राइट, है ना। और ये फ्रिक्शन, एक और लॉ ये कहता है यहाँ पे कि ये फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक यहाँ पे कांटेक्ट बना रहेगा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये ब्लॉक के सरफेस को ऐसे प्रेस कर रहा है, मतलब एक वेट आपके नीचे लग रही है और ये ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल फोर्स यूं लगा दिया, दिस इज नॉर्मल फोर्स। तो जब तक ये नॉर्मल फोर्स है तभी तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। नॉर्मल फोर्स नहीं रहने का मतलब है कि ब्लॉक जो है सरफेस पे भी नहीं है। तो ये नॉर्मल फोर्स दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है। और जब कांटेक्ट में है और इसको कोई फोर्स स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब अगर ब्लॉक आगे नहीं जा रही है, ये फोर्स स्ट्राइक कर रहा है ब्लॉक को मूव करने के लिए, तो इस तरफ जो फ्रिक्शन लग रही है वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो Fs इज ए सेल्फ स्टैटिक फोर्स और Fs इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। पहला लॉ तो यही है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या है कि हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा Fs भी उसी अमाउंट में बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि इस Fs की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब ब्लॉक जो है अब मूव करने की टेंडेंसी में आ जाएगा। अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो Fs जो है मैक्सिमम हो जाएगा। जब Fs मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम भी ये एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर होगा। तो उस टाइम ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी उस टाइम ये Fs मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कंडीशन क्या कहती है कि बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू मूव, बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू मूव और बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये दो केसेस हो सकते हैं, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाली जो केस थी आपकी, ये क्या थी, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाली जो केस आपको दिख रहा है अभी जो सामने लिखा हुआ है Fs मैक्सिमम F के बराबर है, ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गई, मतलब अब इस कंडीशन में फ्रिक्शन जो है ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा चलने से, मतलब एक्सेलरेट होने से नहीं रोक पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, बॉडी चल सकती है या नहीं भी चल सकती, दोनों बातें हैं।
चलेगी तो मैक्सिमम उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब हर केसेस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के हर केसेस में आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो फोर्सेज इस तरह से बैलेंस होती रहेगी। क्लियर है? अब आपका आता है मेन लॉ कि मान लीजिए बॉडी जो है एक्सेलरेट होती है, जो हमारी प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है कि आप अपने घर में ही कोई बॉल को ऐसे रोल कर दो, है ना, एक फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, कोई चीज़ स्लाइड कर दो किसी भी चीज़ को, तो आप देखोगे कि वो चल के रुक गई। रुकने का मतलब हो गया वो डिसेलरेट कर रहा है। इसका मतलब उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ना तो स्टैटिक है ना ही उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि वो डिसेलरेट हो रहा है, मतलब वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये केसेस कहलाता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब बॉडी ये इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगी। मतलब जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन या उसकी मैक्सिमम वैल्यू लग रही थी वो पहले तो सीज हो गई, अब वो वैल्यू काम नहीं कर रही है। फिर ये न्यू एडजस्ट हो जाएगा इस एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से और बॉडी चलने लगेगी। तो इस कंडीशन में व्हेन बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, F माइनस एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो हम लॉ लगाते हैं कब लगाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट में है ये फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू एन। ठीक है, ये लॉ है, तो यही लॉ आ गया आपका F इजिकल टू म्यू एन। म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की जो वैल्यू होगी म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू पॉइंट में होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा और पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू अगर आप यहाँ से देखो हुआ क्या, तो इट इज रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी रेशियो जो है 1 से कम होनी चाहिए। तो ये रेशियो 1 से कम होगा कब होगा, जब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा फ्रिक्शन से। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो Fs को हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, है ना। अब म्यू एस क्या हो गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले को अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब म्यू के क्या हो जाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यही आपका लॉ है। तो अगर मैं लॉ की बात करूं तो आपका लॉ ये कहता है कि फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स है। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक म्यू आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप एफ एस लिख सकते हो म्यू एस इंटू एन और एफ के को लिख सकते हो म्यू के इंटू एन। प्रैक्टिकली देखी जाए तो म्यू एस जो है ग्रेटर देन होगा म्यू के से। नेचुरल सी बात है, जब बॉडी को आपको रोकना है, चलाना नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ही ज़्यादा है एफ के से तो म्यू एस भी म्यू के से ज़्यादा होगा। और नॉर्मल तो हर जगह सेम ही रहेगा क्योंकि बॉडी और कॉन्टैक्ट का सरफेस चेंज हो नहीं रहा है।
ठीक है, तो इस वजह से म्यू एस जो है आपका म्यू के से हमेशा बड़ा होगा। अब जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल बनाने के टाइम आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मतलब म्यू एस की वैल्यू नहीं दी हुई है या म्यू के की वैल्यू दी हुई नहीं है, वो सिंपल सीधा कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी म्यू की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी होगी क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वो तीनों बराबर हो जाएगा। म्यू इजकल टू म्यू एस इजकल टू म्यू के, हम वही वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल के कंडीशन में हम देखेंगे कि हमें क्या कंडीशन है, स्टैटिक है, लिमिटिंग है या फिर काइनेटिक है। उस हिसाब से हम फॉर्मूले लगाएंगे या उसका कंसेप्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, डन। तो ये आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन था, है ना। तो ओवरऑल एक बार मैं फिर समरी अगर आपको बताऊं फिर से, तो देखो न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे और अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और फिर एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एम जी के बराबर होगा, तो म्यू एस इंटू एम जी, है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला से हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी इस फॉर्मूले से वैल्यू लगा के हम एक्सटर्नल फोर्स से कंपेयर करेंगे कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर इसकी वैल्यू जो भी आ रही है और उससे एक्सटर्नल फोर्स कम है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एफ एस मैक्सिमम भी निकाल लिया, ठीक है, तो अगर इधर वाली फोर्स ज़्यादा हो गई, इधर वाली कम हो गई, तो बॉडी नहीं चलेगी। तो ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है। फिर अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो हम फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये कब लगाते हैं, जब बॉडी एक्सेलरेटेड है। तो अगर ये एक्सेलरेट है इस कंडीशन में, तो हमारा नेट इक्वेशन क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, चूँकि ये इससे बड़ा हो गया तभी चल रही है, तो एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। और फिर हम एफ के को क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। फिर एफ माइनस म्यू के इंटू एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ऐसे करके हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन इससे न्यूमेरिकल नहीं बनाई जाती जब तक कि आपको ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाए, तो नहीं बनेगा। हम एफ एस मैक्सिमम जो है हमेशा ये एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, और चूंकि ये एडजस्टिंग होता है तो ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के साथ बैलेंस करेगा अपने आप को, ठीक है। चलिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन आपका हो गया। एक चीज़ और है आपका यहाँ पर कि जैसे ये ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ है ना, ये सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, तो इसका वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आपके पीछे आ गई, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगी, मैंने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा दिया। ये नहीं है तो फिर ये भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन तो आपने पढ़ा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एन, ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। हेलो, ठीक, देखते हैं।
हेलो, ओके तो मैं क्या बता रहा था लॉज ऑफ फ्रिक्शन में, पहला कि एफ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका नॉर्मल फोर्स का। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो म्यू आया, एफ इजकल टू म्यू एन, ये आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये जो फ्रिक्शन है यहाँ के कॉन्टैक्ट सरफेस की जो एरिया है ना इस पर डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस कॉन्टैक्ट फोर्स के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? नॉर्मल फोर्स पे। यही आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नॉर्मल फोर्स। और जब एक्सटर्नल फोर्स आता है तभी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, अदरवाइज एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। और ये 3 डिविजन्स थे जो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डिपेंडेंसी भी आपको समझ में आ गई। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बात ये होती है कि फ्रिक्शन फोर्स तभी होगा जब कांटेक्ट होगा, है ना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कांटेक्ट जब हम कह रहे हैं तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक वर्ड आता है कांटेक्ट फोर्स, है ना। कांटेक्ट फोर्स है क्या? देखो इसी डायग्राम में आप समझ सकते हो। अगर मैं अब आपको बताऊं कि व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, तो अब आप ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कांटेक्ट फोर्स की, ये है क्या? तो इसी डायग्राम में देखो, या मैं डायग्राम आपको फिर से बताता हूँ कि जैसे ये रफ सरफेस है, ठीक, इस पे एक ब्लॉक आ गया, इस ब्लॉक का मास है m। अब इस सेंटर से आपका एक फोर्स वेट लगा नीचे mg, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है F, और नॉर्मल फोर्स यूँ लग रही है कांटेक्ट में, और फ्रिक्शन फोर्स चूंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और वो पीछे लगेगा, है ना। ये दोनों नॉर्मल भी आपका कांटेक्ट पॉइंट से अराइज हुआ, फ्रिक्शन भी आपका कांटेक्ट पॉइंट से अराइज हुआ, तो कांटेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स हो जाएंगे, और कांटेक्ट फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले कि कांटेक्ट फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दूसरा कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट सरफेस से ही लगेगा। जैसे देखो मैंने नॉर्मल फोर्स यहाँ से बनाया है, आपको बुक में कहीं पे ऐसे देखने को मिल सकता है कि जैसे ये ब्लॉक है, ये mg इधर लगा और नॉर्मल फोर्स वो ऐसे शो किया हुआ है बुक में। ठीक है, तो वो इसलिए शो कर देते हैं कि ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स वो वहाँ बता रहे हैं, बट एक्चुअली नॉर्मल इस पॉइंट से नहीं लगती, नॉर्मल यहाँ से लग रही होती है, यहाँ से, जबकि वेट जो है यहाँ से लगेगा। तो इस पॉइंट से बॉडी के सेंटर से वेट लगेगा नीचे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स भी यहीं से लगेगा जहाँ से आपका मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्स, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, mg भी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल और फ्रिक्शन ये क्या आपके कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट पॉइंट से ही आएंगे। जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में होगी वो इसी पॉइंट से आएगा। ठीक है, नॉर्मल भी लगा तो ये जब मैंने यहाँ से बनाया तो ये जरूरी नहीं कि नॉर्मल फोर्स यहाँ से ही हो, कहीं भी हो सकती है। इस पॉइंट से भी ऐसे ऊपर दिखा सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ठीक है तो कांटेक्ट फोर्सेस मतलब ये भी कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये भी कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो एक्चुअली में फिजिक्स में कांटेक्ट फोर्स जो है, फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट फोर्स ही आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बना लूं, है ना, तो वो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा ये डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को आप कह लो FC, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। मतलब कांटेक्ट फोर्स है क्या? इट इज रिजल्टेंट ऑफ, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये देख लो कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √F² प्लस n²। तो अगर मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये कांटेक्ट फोर्स है जो कि √F² प्लस n² होगा, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों
ये तो कांटेक्ट है, तो कैसा कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट हो गया। तो अब मैं फ्रिक्शन को क्या लिख दूंगा, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स को हम क्या लिख देंगे, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, तो आपको कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया। कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये हमेशा पेयर में लगेगा। तो पेयर में लगने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ नॉर्मल फोर्स बनाया, तो एक्चुअली में इसका एक पेयर नीचे भी लगेगा, ये भी नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ऊपर वाला फोर्स हमेशा, बॉडी पे लगने वाला फोर्स हमेशा बॉडी से बाहर जाएगा। तो इसका इस बॉडी पे देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स ये बॉडी पे लग रही है, ये बॉडी से बाहर जा रही है। तो इस बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नॉर्मल फोर्स दिखाया जाएगा ऐसे, बॉडी से बाहर, वेट दिखाया जाएगा ऐसे, बॉडी से बाहर, एक्सटर्नल फोर्स दिखाया जाएगा ऐसे, बॉडी से बाहर, और फ्रिक्शन फोर्स बॉडी से बाहर। ठीक है, ये एम मास की बॉडी थी। अब ठीक है, और फ्रिक्शन भी जैसे मैंने बताया पेयर में है, तो एक इधर लग रहा है तो एक इधर भी लगेगा ऐसे। तो अब ये क्या चीज़ है, अगर मैं ग्राउंड का डायग्राम बनाऊं तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन यहाँ पेयर में है, एक उधर और एक इधर, तो उधर लगने वाला ये बॉडी पे चला गया, बॉडी से बाहर, और इस तरफ किस पे आ गया, ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हो गया। ठीक, और ग्राउंड पे एक नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना। तो ये ग्राउंड पे लगने वाले फिर ये दो फोर्सेस हो गए, है ना, और इधर F इधर N। अब आप समझ रहे हैं, ये बॉडी पे लगने वाला फोर्स है। तो अगर मैं इसको अलग करके देखूं तो ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया कांटेक्ट फोर्स ऑन बॉडी, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया कांटेक्ट फोर्स ऑन ग्राउंड। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्लियर हो गया आपको। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ये सारी चीजें क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये होता क्या है, जैसे ये देखिए, फिर वही रफ सरफेस है, ये ब्लॉक है एम मास का, इसका वेट नीचे लगा, ठीक, नॉर्मल फोर्स ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इन दोनों का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स FC। ठीक, अब आप ये देखिए, है ना, ये नॉर्मल फोर्स है और ये कांटेक्ट फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, ये दोनों इसी का कंपोनेंट हुआ। तो ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा लैम्डा, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना। एंगल मेड बाय कांटेक्ट फोर्स, मेड बाय कांटेक्ट फोर्स
with the normal force is called angle of friction. ठीक है, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहां से tan लैम्डा अगर मैं निकालूं तो tan थीटा आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है फ्रिक्शन, बेस है नॉर्मल, तो tan लैम्डा आपका हो गया F बाई एन, F बाई एन। ठीक है, ये आपकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गई। अब देखो, फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपने क्या पढ़ा था? F इक्वल्स म्यू एन, पढ़ा है ना? म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? F बाई एन। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, from 1 and 2 mu equals tan lambda, है ना? फाइनली आपका रिलेशन आ गया, mu इज इक्वल टू tan lambda। ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो इसको आप तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से। पहला, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू नॉर्मल फोर्स, और टेंजेंट ऑफ लैम्डा इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू होगी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। समझ रहे हो? इस फॉर्मूले से क्या पता चला? लैम्डा की वैल्यू है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब सरफेस आपका रफ है। अगर लैम्डा जीरो हो गया तो tan जीरो जीरो हो जाएगा, तो फिर म्यू भी जीरो हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर लैम्डा जीरो हुआ तो म्यू भी जीरो हो गया। म्यू जीरो होने का मतलब हो गया कि ये सरफेस आपका रफ नहीं है, ये सरफेस आपका फिर क्या हो जाएगा? स्मूथ सरफेस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यही था आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? आपने स्टार्टिंग से जब पढ़ा तो आपको ये बताया गया कि नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होगा, कौन कैसे आग लगता है, ये सब पता चला आपको। तो अब फिर कांटेक्ट फोर्स आया, तो नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे कांटेक्ट फोर्स ही हैं। लेकिन कैसे कांटेक्ट फोर्स हैं? तो अगर मैंने देखा कि इनका रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो FC जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो आपका मेन कांटेक्ट फोर्स है ना? तो कांटेक्ट फोर्स इज बेसिकली द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होगा टू मेंटेन द कांटेक्ट। जब तक कांटेक्ट मेंटेन होगा तो नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर ही होगा। अब आ जाइए कि ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब एंगल मेड बाय कांटेक्ट फोर्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या फिर आप ये कह सकते हो कि एंगल मेड बाय कांटेक्ट फोर्स विथ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना? उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो tan लैम्डा आपका F बाई एन आया। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन से हम इसे रिलेट करें तो F इज इक्वल टू म्यू एन होती है, म्यू इक्वल्स F बाई एन आया। तो फिर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो म्यू जो है आपका tan लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू tan लैम्डा हमें ये शो करता है, सरफेस का नेचर प्रोवाइड करता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू है तो सरफेस आपका रफ होगा, लेकिन जैसे ही लैम्डा जीरो हो गया, मतलब tan जीरो जीरो होती है तो म्यू भी जीरो हो गया, तो सरफेस स्मूथ हो गया। इसलिए जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको लिखा रहेगा स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, या फ्रिक्शन फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर रफ सरफेस है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट होगा और फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आएगा, राइट? चलिए अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपल्स।
एंगल ऑफ रिपल्स। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज का मतलब हो जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट, कब तक रेस्ट पे रहेगा, है ना। चलिए, जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन ले लो, जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के लिए ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपल्स को आप थीटा से डिनोट कर सकते हो। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक। अब इस पे एक ब्लॉक रखी हुई है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपके पास अभी कॉपी है ना, बड़ी मोटी सी कॉपी है, उस कॉपी आप सीधी रखी हुई है। उस कॉपी पे क्या करो, अपना कोई ज्योमेट्रिक बॉक्स रख दो इस तरह, ठीक। ये आपकी कॉपी है, उस पर बॉक्स रखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, जो कंपास बॉक्स होता है। अब आप क्या करो, इसका एक एंड को कॉपी को होल्ड कर दो और इधर से इसको उठाने लगो, ठीक। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कॉपी के एक पेज, एक सिरे को दबाओ, एक सिरे को ऐसे उठाओ, तो ये इंक्लाइन प्लेन बनने लगेगा। ऐसे उठाते चलो, ब्लॉक आपका वही कंपास बॉक्स ऐसे ही है, तो वो यहीं पड़ा हुआ दिखेगा। एक टाइम आएगा कि कंपास बॉक्स जो है नीचे की तरफ चल पड़ेगा, है ना, स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि मैंने एक इंक्लाइन प्लेन इस तरह का बनाया जिससे कि ये जो बॉडी है एम मास की, ये स्लाइड करने के पोजीशन में आ गई। ये वो एंगल है जिस पे ये बॉडी जो है नीचे की तरफ स्लाइड होने लग गई। अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा कम कर दूं, थीटा से कम कर दूं, तो ब्लॉक जो है नीचे नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी जिस पे बॉडी नीचे की तरफ चलने लगेगी। इसी एंगल को जिस पे बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइडिंग शुरू कर देती है, वही एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिपल्स। डिफरेंट मासेस के लिए ये एंगल डिफरेंट हो सकता है। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो क्या आएगा। यहाँ से इसका वेट नीचे लगेगा mg, ये जो mg होता है वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर आएगा। फिर ये ब्लॉक जब इस प्लेन को ऐसे कंप्रेस कर रहा है तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में ऐसे जाएगा, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। वेट जो होता है वो ग्राउंड के पे परपेंडिकुलर आता है, ठीक। अब चल तो रही बॉडी इधर, तो इसका फ्रेम तो आपको ऐसे दिखेगा, है ना। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गया। तो बॉडी ऊपर जाएगी नहीं, y एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसको सरफेस पे नीचे आना है। तो मोशन आपका इस डायरेक्शन में होगा और मैंने इस नीचे जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब आप देखिए, आपके पास अभी दो फोर्सेस हैं, एक mg और एक n, ठीक। तो ये mg इसमें x और y कहीं फिट कर रहा है, नहीं कर रहा, n फिट कर रहा है। तो मुझे n को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे mg को रिजॉल्व करना होगा। तो मैं इस mg को रिजॉल्व करेंगे तो इसी फ्रेम से करेंगे, तो इसकी एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू इधर आ जाएगी। अब ये थीटा है तो एक वैल्यू इधर भी थीटा हो गया। अब mg है तो इस तरफ क्या आ जाएगा कंपोनेंट, mg cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा वो फोर्स है जिससे बॉडी नीचे की तरफ चलेगी। अब अगर ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरह, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या जरूरी कंडीशन है, पहला अलोंग y एक्सिस हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स 0, है ना। मतलब ये सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तभी कांटेक्ट बना रहेगा।
अगर कोई एक बड़ा हो गया, मान लो ये चीज़ बड़ी हो गई, तो बॉडी ऊपर उठ जाएगी। जैसे बॉडी ऊपर उठेगी तो फिर तो नॉर्मल फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही हट गया, है ना। तो N = mg cos थीटा होना ज़रूरी है, तभी बॉडी जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है और ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, अदरवाइज कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको बैलेंस करेगा mg sin थीटा। बैलेंस क्यों करेगा? चूंकि इसको कंडीशन क्या था रिपोज का, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जस्ट स्लाइड करने का मतलब हो जाता है कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, वो बस चल पड़ी है, तो वो लिमिटिंग का केस हो गया। तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। बॉडी स्टार्ट्स मूविंग और हैज टेंडेंसी टू मूव। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, F/n क्या निकल के आएगा? mg sin थीटा डिवाइड बाय mg cos थीटा। ठीक है, साइन mg कटा, तो F/n मुझे क्या मिला? tan थीटा, है ना। मतलब एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट जो है रेशियो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का। ठीक है, अब आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन लगाइए। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, F = μn, ये लॉ है। तो म्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? F/n, है ना। इसको फोर्थ बना दो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 3 और 4, आपको क्या मिलेगा? म्यू इक्वल्स tan थीटा। तो फ्रॉम 3 और 4 वी कैन राइट म्यू इक्वल्स tan थीटा। मतलब एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दी हुई है तो आप बता दोगे कि कितने एंगल पे बॉडी जो है स्लाइड करने के पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आपने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं कि उसकी वेलोसिटी, है ना, ये सब पढ़ रखा है आपने। आज हम उसमें ये देखेंगे, मैंने मोशन इन प्लेन में बताया था सर्कुलर मोशन कुछ। आज मैं सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स इसकी पढ़ना जा रहा हूँ, मतलब एक्सेलरेशन रिलेटेड चीज़ें आएंगी। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले फोर्स की बात करें, जैसे कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का, ये बॉडी है m मास की, है ना, इसकी रेडियस हो गई r। तो
तो ये बॉडी ऐसे इस तरह मूव कर रही है। इसके बाद तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू एम ए। सेंट्रीपिटल का मतलब हो जाता है टुवर्ड सेंटर, मतलब इधर सेंटर की तरफ। ये फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, F इजिकल टू एम ए। अब ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, अगर मान लीजिए बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, v आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर सेंटर की तरफ वो होगा v स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या निकल के आया आपका, mv स्क्वायर बाई आर। ये वैल्यू हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं। ठीक है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और देख रहा है कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो ये कह सकता है कि इस बॉडी पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, है ना, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो रही है, mv स्क्वायर बाई आर। इस फोर्स से बॉडी जो है, ये जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। ये c इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये वो एक्सेलरेशन नहीं है कि बॉडी यहाँ से सेंटर की तरफ चल जाएगी। ये एक्सेलरेशन शो करता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेगी और मूव करते हुए इसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। लेकिन इस एक्सेलरेशन से बॉडी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएगी। इस एक्सेलरेशन से बॉडी सर्कुलर पाथ पे ही चलेगी और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में समझने के लिए मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम होगा और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो कल हम इस फ्रेम के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको ये सर्कुलर मोशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवीजन कीजिए।